हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिसार सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 4 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी और बहुत सारे डिवाइसेस का हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर मेमोरी और ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी सीधा सीधा हमारे एक ही टर्म से जाकर जुड़ता है कि हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी अपने कंप्यूटर में कैसे करते हैं। जैसे कि हम अपने दिमाग के मेमोरी के बारे में हम लोग बोलते हैं ना कि इसका मेमोरी बहुत तेज़ है, यानी कि अपने मेमोरी में बहुत डेटा को स्टोर करके रख सकता है, बहुत पुराना पुराना चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है। वैसे भी हमारे कंप्यूटर में एक तरह का स्टोरेज होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है, यानी वो कितना ज़्यादा डेटा को, कितना लंबे दिनों तक वो डेटा को स्टोर करके रख सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को वो स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन पहले समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इन सिंपल टर्म रेफर्स टू द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी हमारे डायरेक्ट रेफर करता है किसको, स्टोरेज कैपेसिटी को कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर इज अ मशीन विथ ह्यूज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर एक तरह का मशीन होता है, इसके पास ह्यूज डेटा यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस, यानी कंप्यूटर मेमोरी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन में डिवाइडेड होता है। इस ईच स्टोरेज लोकेशन हैज़ ए यूनिक एड्रेस, यानी कि जितने भी स्टोरेज लोकेशन होते हैं उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि अपने नॉर्मल लाइफ के थ्रू देखें, हम लोग कैसे याद रखते हैं कि अरे हम दिल्ली गए थे तो वहाँ का ये याद है, यहाँ हम गए थे तो ऐसा ऐसा ये काम किए थे। वैसे ही हम अपने कंप्यूटर में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, ईच लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी स्टोर वन कैरेक्टर, यानी कि हर एक मेमोरी एड्रेस पे, हर एक लोकेशन पे हमारा कंप्यूटर मेमोरी एक कैरेक्टर को वहाँ स्टोर करता है। ठीक है, कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोर द प्रोसेस एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, यानी कि हमारा जितना भी काम हमारे कंप्यूटर में होता है वो इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में हमारे कंप्यूटर में सेव होता है। इलेक्ट्रिक पल्स क्या होता है ये आप लोग साइंस में पढ़ रहे होंगे या फिर आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हमारे कंप्यूटर में। जैसा कि आप सब, मैंने अभी ही बताया कि हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू होता है, तो हमारे कंप्यूटर में भी डेटा रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू कैसे होता है, कैसे हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि हमारा कंप्यूटर मतलब हमारी भाषा को नहीं समझता है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। हम अगर कंप्यूटर को बोले अरे कंप्यूटर सुनो एक काम करो कि तुम ये दो नंबर लो, इसको जोड़ लो, तो हमारा कंप्यूटर हमारा भाषा नहीं समझता है। हम अगर कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं ऐसा कुछ कंप्यूटर को आप बोल सकते हैं। अभी जो गूगल असिस्टेंट वगैरह जो आया वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके कारण वो ये काम कर देता है। लेकिन हम नॉर्मल कंप्यूटर हमारा ये नहीं समझता है। ठीक है, इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, हमारे कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज होता है। अपना लैंग्वेज कैसा होता है, क्या नाम होता है उसका, हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम होता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर मेमोरी का नाम क्या है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिक के थ्रू चलता है। ठीक है, किसी न किसी माध्यम से, या तो बैटरी ही, हमारा लैपटॉप अगर यूज करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक से चार्ज होता है, या फिर हम अपने डेस्कटॉप को यूज करते हैं तो अपने किसी न किसी बिजली में लगा के ही उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा बिजली ऑन होता है यानी कि स्विच ऑन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स उसमें प्रेजेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पल्स प्रेजेंट होता है, उसका वैल्यू हो जाता है 1, यानी कि 1 जैसे ही लिखा आएगा तो उसका मतलब हमें समझना है कि हमारा कंप्यूटर ऑन की स्थिति में है। ठीक है, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पल्स भी बंद हो जाता है। नो पल्स इन द रिप्रेजेंटेड, यानी कि नो पल्स रिप्रेजेंटेड, कोई भी पल्स रिप्रेजेंट नहीं होगा, और वहाँ पे उस समय वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका जीरो का मतलब स्विच ऑफ। तो हम लोग क्या समझेंगे, वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब ऑन, वन का मतलब ऑन, और जीरो का मतलब ऑफ, जीरो का मतलब ऑफ। ठीक है, A computer understands the language of 0 and 1 only.
अब यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, सिर्फ 0 और 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने कॉपी में नोट्स में लिखेंगे आप लोग। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1 ओनली, ठीक है। सो इज कैरेक्टर सिम्बॉल्स etc इंटर्न इन द कंप्यूटर कन्वर्टेड इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1, यानी कि जितने भी चीज़ हम लोग अपने कंप्यूटर में इंटर करते हैं, जितना भी कलर करते हैं, जितने भी पेंट करते हैं, कुछ भी इंटर करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो सारा चीज़ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। मान लेते हैं कि हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं, मान लेते हैं कि हम 13 लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, ठीक है, 13 लिखना है। आपने कंप्यूटर में 13 अगर लिखना चाहेंगे तो उसको लिखने के लिए हमें कुछ कोड होता है हमारे कंप्यूटर का। वो कोड क्या होता है मैं आपको वो भी लिख के दिखा देता हूँ, वो कोड क्या होगा। तो अगर हम अपने कंप्यूटर में 13 लिखना चाहेंगे तो वो लिखा होगा 1 1, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 0 और 1। इसका मतलब होता है 13। 1 1 0 1 का मतलब होता है 13। हमारे कंप्यूटर में 13 लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। 0 एंड 1 नोन एज बाइनरी डिजिट, 0 और 1 हमारा बाइनरी डिजिट कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज 0 ऑक्यूपाइज 1 बिट एंड 1 ऑल्सो ऑक्यूपाइज 1 बिट, यानी कि हमारा 0 जो होता है ऑफ जो होता है वो भी हमारा 1 बिट ऑक्यूपाई करता है, और 1 जो कि ऑन होता है वो भी हमारा 1 बिट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो काफ़ी समझने की चीज़ है कि कौन कितना बिट। अब बिट जो हमारा था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है बिट इज़ द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कंप्यूटर मेमोरी का होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर मेमोरी जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इतने जीबी का है, उतने टीबी का है, उतने पीबी का है, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है हमारा क्या चीज़, बिट, ठीक है। द टर्म बिट्स इज डिराइव फ्रॉम बाइनरी डिजिट, यानी कि जो हमारा बिट्स है ये बाइनरी डिजिट से डिराइव यानी मतलब निकल के आया, ठीक है। अ सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, यानी कि 8 बिट जो होता है 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट, यानी कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है। बाइट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंटेड अ सिंगल कैरेक्टर, यानी कि बाइट वैसा मेमोरी है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को क्या बोलते हैं कि स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देयर आर अदर बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी, यानी कि और भी इसके अलावा बहुत सारी स्टोरेज मेमोरी को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से मेमोरी यूनिट्स हैं हमारे, इसके बारे में। सबसे छोटे से बड़े की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, यानी कि ऊपर में सबसे छोटा, उसके बाद नीचे में सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा हमारा है बाइट, यानी कि 1 बाइट होता है 8 बिट्स, यानी कि अगर 1 बाइट मेमोरी होगा वो हमारा 8 बिट माना जाएगा। उसके बाद हमारा आता है किलो बाइट, जिसको हम लोग केबी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 केबी जो होता है 1024 बाइट होता है, यानी कि 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एमबी, यानी कि मेगाबाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट कितना होता है 1024 किलो बाइट, यानी कि 1024 केबी, यानी कि जिसके बारे में किलो बाइट के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं वो 1024 केबी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 1 जीबी, यानी कि गीगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। तो 1 जीबी कितना होता है 1024 एमबी होता है, ठीक है। उसके बाद उससे 12 यूनिट हमारे पास टेराबाइट, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ठीक है। इस टीबी में 1 टीबी डेटा होता है 1024 जीबी, यानी कि 1024 गीगाबाइट। उससे बड़ा यूनिट होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट का हम लोग शॉर्ट फॉर्म पीबी बोलते हैं, ठीक है। 1 पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट। अब हम आता है दूसरा, उसके बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट को हम लोग ईबी बोलते हैं। एक एक्साबाइट कितना होता है, एक एक्साबाइट होता है 1024 पेटाबाइट। उसके बाद हमारा आता है जेटाबाइट, जिसको हम लोग जेड बी बोलते हैं, जेड बी, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा सारा चीज़। तो 1 जेटाबाइट कितना होता है 1024 एक्साबाइट, ठीक है। ये फिर से याद रखेंगे 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 कितना एक्साबाइट, ठीक है। उसके बाद आता है योटाबाइट, योटाबाइट हमारा जिसको वाई भी बोलते हैं।
तो 1 योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। तो ये हमारे कुछ टर्म है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है, समझ गए। अब ये जो टेबल आपके आगे दिख रहा होगा, ये टेबल मैं आपको बोलूँगा कि अपने कॉपी में बनाएंगे इस तरह से जैसे आपके बुक में बना हुआ है। सेम टेबल आप हमसे एक बार चेक कराएंगे कि आपके कॉपी में किस तरह से बना हुआ है, आप क्या बनाए हैं, चेक कराएंगे। और साथ साथ में आपका होमवर्क रहेगा कि ये जो भी टेबल बना हुआ है ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम टेराबाइट तक तो निश्चित ही याद होना चाहिए, क्योंकि इतना डेटा लगभग लगभग सबको याद होना चाहिए। ये मैं कभी भी क्लास में आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, ये 1024 जो होता है इसको हम लोग 2 to the power 10 भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि 2 का पावर 10। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 MB इक्वल टू, वैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हमेशा, 10 to the power 24 को 2 to the power 10 बोला जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। कॉमनली यानी कि अभी आजकल के समय में हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी साइज आता है, यानी कि हार्ड डिस्क का साइज आता है, वो होता है 160 GB, 320 GB, 500 GB होता है हमारे हार्ड डिस्क का साइज, ठीक है। और रैम का जो साइज होता है वो 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB भी रैम आने लगा है आजकल अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो हमारे मेमोरी को जो है तो सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग पहले पार्ट को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरे पार्ट को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब डिवीजन कैसे हुआ, किस कंडीशन पे हमारा हुआ, इसको हम लोग इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का ही दोनों पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ से आ गया प्राइमरी मेमोरी, यहाँ से आ गया सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में 2 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट होता है हमारा रैम, दूसरा यूनिट होता है रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरे का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हम अपने सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, जिसमें हमारा 4 कैटेगरी मेनली डिफाइन किया गया, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। पहला हमारा है हार्ड डिस्क होता है, दूसरा हमारा होता है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद होता है पेन ड्राइव। ये 4 हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, नाम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी की तरफ। तो प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ द इंटरनल मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ये जो मेमोरी है हमारे कंप्यूटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी है, नेसेसरी है। अगर हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं होगा, हमारा कंप्यूटर रन ही नहीं हो पाएगा, हमारा कंप्यूटर ओपन ही नहीं हो पाएगा। कैसे ओपन नहीं हो पाएगा, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस मेमोरी इज़ मेनली यूज टू स्टोर डेटा स्टोर्ड वाइल प्रोसेसिंग, यानी कि ये तभी इस मेमोरी का यूज होता है जब प्रोसेसिंग में होता है हमारा डिवाइस, यानी कि हमारा किसी न किसी काम को परफॉर्म कर रहा होता है, किसी डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहा होता है, तब हमारा ये मेमोरी काम होता है, ठीक है। दिस stored data can be recalled and processed by the CPU at any stage of its working, ठीक है। ये हमारे डेटा को किसी भी समय में रिकॉल भी कर सकता है, रीस्टोर भी कर सकता है, जब इस डेटा के ऊपर हमारा CPU काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा रैम, दूसरा होता है हमारा रोम। तो सबसे पहले हम लोग रैम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा रैम है, रैम एक तरह का मेमोरी का टाइप है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली। टेम्पोरली का नाम मतलब कुछ ही क्षणों तक, जब तक पावर ऑन रहता है, यानी कि कंप्यूटर में जब तक आपका पावर ऑन रहता है, जब तक आपका प्रोग्राम ऑन रहता है, तब तक ही इस मेमोरी में आपका वो डेटा सेव रहता है। जैसे ही आपका पावर कट हो जाता है, यानी कि बिजली बंद हो जाता है, या आप उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर से आपका रैम खाली हो जाता है, यानी कि रैम से वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इट्स नेचर इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब चेंजेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डेटा रिमेन्स इन रैम ओनली फॉर द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग और टिल द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। इसके बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि तब तक ही डेटा रहता है जब तक ये प्रोसेसिंग होते रहता है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ है या ओपन है तब तक, या फिर कंप्यूटर का स्विच ऑन है तब तक, ठीक है। डैट इज वाई यू शुड ऑलवेज कीप सेविंग योर वर्क, यानी कि इसलिए क्योंकि आप अपने कामों को हमेशा सेव करते रहें, ठीक है। रैम इज़ नोन एज ए वोलेटाइल मेमोरी
बिकॉज ऑफ टेम्पररी नेचर। मैंने आपको भी बताया था रैम इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब चेंजेबल। क्यों वोलाटाइल बोला था? क्योंकि ये टेम्पररी नेचर का होता है, यानी कि कुछ ही समय तक ये डेटा को स्टोर करके रख सकता है। व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ द स्टोरेज इन्फॉर्मेशन इन द रैम इज लॉस्ट, यानी कि जैसे ही पावर का स्विच ऑफ होगा वैसे ही रैम का जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। यू कैन रीड राइट और चेंज इन्फॉर्मेशन ऑन द रैम, यानी कि आप रैम के इन्फॉर्मेशन को रीड का मतलब उसका यूज कर सकते हैं, राइट का मतलब उसमें कुछ नया डेटा डाल सकते हैं, और उसके बाद क्या है हमारा रीड राइट हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है। द साइज ऑफ रैम अफेक्ट्स द नंबर, साइज एंड स्पीड ऑफ प्रोग्राम दैट द कंप्यूटर कैन रन साइमल्टेनियसली। ठीक है। यानी कि रैम हमारे कंप्यूटर के स्पीड को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, करता ही है। अगर जितना छोटा कम रैम हमारा होगा, जितना साइज में छोटा होगा रैम, उतना हमारा स्पीड कम होगा। ठीक है। और जितना कम रैम होगा उतना स्पीड में स्लो हमारा कंप्यूटर चलेगा। साथ साथ में कम प्रोग्राम एक साथ में चल पाएगा। हो सकता है कि जिसका रैम 8 GB होगा वो एक साथ 4 प्रोग्राम चला सकता है, लेकिन जिसमें 2 GB रैम लगा होगा वो दूसरा प्रोग्राम भी ओपन नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही प्रोग्राम यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर एक समय में काम कर सकता है। ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा रोम। रोम किसको बोलते हैं? रोम हमारा स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी को, यानी कि नाम से ही क्लियर है, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी। ठीक। एज द नेम सजेस्ट वी कैन ओनली रीड डेटा फ्रॉम द रैम, यानी कि इससे नाम से ही क्लियर है कि सिर्फ हम लोग रैम से डेटा को रीड ही कर सकते हैं, इस पर हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलिए कि सर आप इस पर रीड ही कर सकते हैं, तो कभी ना कभी राइट तो किया होगा। कौन राइट करता है इसको? इसको राइट करने का सिर्फ एक ही आदमी को अधिकार होता है, जिसने इसे बनाया है। ठीक है। यानी कि रैम हो सकता है कि एक कोई कंपनी का नाम मान लेते हैं इंटेल नाम की कंपनी बनाई है इसको, या एबीएम नाम की कंपनी बनाई है। एबीएम नाम की कंपनी बनाई है, हालांकि एबीएम नाम की कंपनी नहीं होती, आईबीएम नाम की कंपनी है। ठीक है। आईबीएम नाम की कंपनी बनाई है। ठीक है। आईबीएम नाम की कंपनी इस रैम को बनाई, तो उसी कंपनी को यह अधिकार है कि इस रैम के अंदर में प्रोग्राम लिख सके। ठीक है। अब देखते हैं 10 रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रैम में सिर्फ हम नहीं लिख सकते हैं, जो प्रोग्राम या डेवलपर है या फिर जो कंपनी का ओनर है वो इसमें डेटा लिख सकता है। इसी कारण से हम लोग इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इससे रीड कर सकते हैं। अब रीड हम लोग कैसी को कर सकते हैं? ये एक प्रोसेस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको हम लोग बायोस बोलते हैं। रैम के अंदर में यही प्रोग्राम स्टोर रहता है, और ये रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है? आपके कंप्यूटर को स्टार्ट कराने के लिए। अगर हमारे कंप्यूटर में रोम या रैम ना हो, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बायोस इज़ यूज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने के लिए ये काम किया जाता है। रैम एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बूटिंग प्रोसेस, और ये बूटिंग प्रोसेस को ही हम लोग स्टार्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। कंप्यूटर के स्टार्टिंग प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं, हमेशा याद रखेंगे। कंप्यूटर के स्टार्टिंग प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलेंगे। ठीक है। रोम इज़ द बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बिल्ट इन करने का मतलब पहले से ही लगा हुआ मेमोरी होता है। ठीक है। द डेटा स्टोर इन रैम डज नॉट गेट डिलीटेड व्हेन द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि आपका सिस्टम अगर स्विच्ड ऑफ हो जाता है, यानी कि पावर ऑफ हो जाता है, तो आपका ये डेटा डिलीट नहीं होता है। दस इट इज़ परमानेंट इन नेचर, यानी कि इसी कारण इसको हम लोग परमानेंट नेचर का भी बोलते हैं। ठीक है। रोम इज़ नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी बिकॉज ऑफ इट्स परमानेंट नेचर। अब हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलेंगे? रोम को बोलेंगे। ठीक। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के लिए। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एन एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बाहरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। बाहरी मेमोरी करने का मतलब आप इस सेकेंडरी मेमोरी से कुछ खास फर्क हमारे कंप्यूटर को नहीं पड़ता है। ठीक है। आप बाहरी मेमोरी इसलिए भी बोलते हैं कि बाहर से हम अपना हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क को लगा सकते हैं, सीडी या डीवीडी को लगा सकते हैं, पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल डिवाइस होता है। ठीक है। दिस मेमोरी इंश्योर दैट द डेटा स्टोर परमानेंटली एंड कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जितने बार चाहें उतने बार यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, जब आपकी ज़रूरत हो तब आप यूज कर सकते हैं। यू कैन रीड राइट और चेंज डाटा इन मेमोरी। आप कंप्यूटर के
सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। रीड करने का मतलब डेटा को वहाँ से निकाल के यूज कर सकते हैं, राइट करने का मतलब आप नया डेटा वहाँ डाल सकते हैं, और चेंज करने का मतलब उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। डेटा कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आप सेकेंडरी मेमोरी की यूज से डेटा ले जा सकते हैं। अब हमारे कुछ सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, etc। तो ये सब हमारे कुछ सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। ये सब आगे आपको पढ़ने हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये सब चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ साथ आपका एक चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। समाप्त होने के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, और वीडियो के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर करवाएं। अगर ना हो पाए तो मैं आपको लिख के ज़रूर क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का हमारा टॉपिक होगा क्या, फ्लॉपी डिस्क। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।